नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। युवाओं के लिए नाराजगी का कारण बनी अग्निपथ योजना, फिर से बनी न्यूज हेडलाइंस की पसंद। इंडियन आर्मी ने की योजना की समीक्षा, बड़े बदलाव के मिले संकेत। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम, कम होगी मरीजों और पॉलिसी धारकों की फजीहत, स्वास्थ्य खर्चे में मिलेगी राहत। और उत्तर प्रदेश को मिला एक और टाइगर रिजर्व, राज्य का 5वां बाघ अभयारण्य बनेगा सुहेलवा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण लेता है इस मामले में फैसला। आइए शुरू करें। अपनी शुरुआत से ही विवादों में घिरी अग्निपथ योजना एक बार फिर से चर्चा में है। दोस्तों, भारत की सीमा कुछ ऐसे देशों से लगती है जिनकी नजर और नियत भारतीय भूभाग पर अधिकार करने का है। इसके लिए उन देशों द्वारा कई प्रयास भी किए जा चुके हैं। ऐसे में अग्निपथ योजना को शुरू करना कई सवाल खड़े करती है, जिसमें देश की सीमा सुरक्षा और उन नौजवानों की पूरी जिंदगी दांव पर लगी है जो इस योजना के तहत भर्ती हुए हैं। हालिया न्यूज और भारतीय सेना के द्वारा इस मुद्दे पर हाल ही में की गई समीक्षा इसमें बदलाव के संकेत दे रही है। इस बात को कहने से पहले हम इस योजना के बारे में जान लेते हैं। अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए 2022 में शुरू की गई केंद्र सरकार की एक योजना है। आप जानते हैं, इसे सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती को बढ़ावा देने और पेंशन बिल को कम करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत पुरुष और महिला दोनों को देश की तीनों सेवाओं में अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता है और भर्ती किए गए युवा अधिकारी रैंक से नीचे के कैडर में 4 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। सभी अग्निवीर पदों के लिए आवेदन करने की आयु सीमा कम से कम 17.5 साल है और अधिकतम है 21 साल। हालांकि भर्ती वर्ष 2022-23 में अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष तक रखी गई थी। अब आते हैं उन खबरों के ऊपर जो इस योजना में बदलाव के संकेत दे रही हैं। दरअसल हालिया लोकसभा चुनावों के बाद एनडीए के सहयोगी जेडीयू और एलजेपी ने अग्निपथ योजना पर चिंता जताई। उन्होंने सरकार से इसकी समीक्षा का आग्रह भी किया। इस बीच भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना की समीक्षा की है। भारतीय सेना द्वारा की गई यह समीक्षा अग्निवीरों को सुचारू रूप से शामिल करने और संचालन दक्षता से संबंधित थी। भारतीय सेना में नियमित सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीरों का प्रतिशत 25% से बढ़ाकर 60 से 70% करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा सेना ने सेवा अवधि को 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल करने और तकनीकी क्षेत्रों में प्रवेश की आयु बढ़ाकर 23 साल तक करने का प्रस्ताव रखा है। यह भी सिफारिश की गई है कि प्रशिक्षण के दौरान निःशक्तता के लिए एक्स ग्रेशिया यानी अनुग्रह राशि दी जाए और इन अग्निवीरों का एग्जिट मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल एजेंसी की देखरेख में होना चाहिए। यदि कोई अग्निवीर युद्ध में मर जाता है तो उसके परिवार को सबसिस्टेंस अलाउंस यानी निर्वाह भत्ता मिलना चाहिए। सेवा अवधि बढ़ाने से अग्निवीरों को जरूरी अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी विशेषज्ञता के बारे में चिंताओं का समाधान हो जाएगा। भारतीय सेना की सिफारिशों का उद्देश्य अग्निवीर एकीकरण में सुधार करना और परिचालन दक्षता को बनाए रखना है। लेकिन भारतीय सेना इस योजना को बंद करने के समर्थन में नहीं है, ये बात ध्यान देने वाली है। उनके हिसाब से अग्निपथ योजना को रोकने से सुरक्षा कर्मियों की संख्या में कमी हो सकती है और उससे भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। चलिए, अब आपकी बारी है। आपके हिसाब से क्या ये बदलाव काफी हैं या इसमें और सुधार की गुंजाइश है? कमेंट करके जरूर बताएं। मरीजों की स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और इस क्षेत्र के इकोसिस्टम में पारदर्शिता लाना एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि सरकार के द्वारा किए जा रहे दावे और आंकड़े रियलिटी से कहीं दूर नजर आते हैं। इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य मंत्रालय और IRDAI यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एक साथ काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज NHCX शुरू करने जा रहे हैं। उन्हीं हेल्थ क्लेम की बात हम कर रहे हैं जो आजकल हम सभी के हेल्थ इंश्योरेंस में जबरदस्त रोल भी निभाता है। आप अस्पताल गए और आपके पास सरकारी या प्राइवेट लेवल पर हेल्थ इंश्योरेंस ना हो तो आप जानते ही हैं कि आपको ठीक ठाक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में NHCX को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किए जाने की बात हो रही है। इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के एक हिस्से के रूप में डेवलप किया जा रहा है। यह बीमा कंपनियों, हेल्थ केयर प्रोवाइडर और सरकारी बीमा योजना प्रशासकों को एक मंच पर लाएगा। वर्तमान में बीमा कंपनियों के पास अलग अलग पोर्टल होते हैं जो अस्पतालों, मरीजों और बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा दावों में देरी का कारण बनते हैं। वहीं NHCX
कई बीमा पोर्टलों को एक साथ इंटीग्रेट करके अस्पतालों पर प्रशासनिक बोझ को कम कर देगा। यह लॉन्च होने के बाद इन्हीं दावों की प्रक्रिया को बेहतर बनाएगा, एफिशिएंसी में सुधार करेगा और पारदर्शिता को बढ़ाएगा। इससे मरीजों और पॉलिसी धारकों को लाभ होगा। वर्तमान में 12 बीमा कंपनियों और एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को NHCX के साथ इंटीग्रेट किया जा चुका है। NHCX स्वास्थ्य दावों के लिए एक सेंट्रलाइज्ड हब के तौर पर काम करेगा और अस्पतालों और बीमाकर्ताओं के बीच पेपरलेस सुरक्षित बातचीत को सुविधाजनक बनाएगा। इसके अलावा कैशलेस क्लेम के लिए बीमा प्रोवाइडर को मरीज के डिस्चार्ज के 3 घंटे के भीतर क्लेम को प्रोसेस करना होगा। इस तरह का सिस्टम 31 जुलाई तक पूरी तरह से शुरू होने की संभावना है, जिसमें कई अस्पतालों को शामिल किया जाएगा। NHCX को प्रोत्साहित करने और इसे अपनाने के लिए सरकार ने वित्तीय प्रोत्साहन की भी घोषणा की है। इसके तहत अस्पतालों को NHCX के जरिए लेन देन करने के लिए 500 रुपए की राशि पर क्लेम या क्लेम अमाउंट का 10% दिया जाएगा। सरकार ने इसकी घोषणा डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना के तहत की है। ये योजना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस योजना को डिजिटल हेल्थ ट्रांजैक्शन और डिजिटलाइजेशन ऑफ पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड्स को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। इसके लक्ष्यों की बात करें तो यह स्वास्थ्य क्लेम में स्टैंडर्डाइजेशन और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देगा। साथ ही जेब से होने वाले खर्चों को कम करना और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना भी इसका मकसद है। हालांकि कुछ चुनौतियां हैं जिससे निपटना होगा, जैसे अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच संबंधों को बेहतर करना। इसके बिना NHCX अपने उद्देश्यों को पाने में असफल हो सकता है। वहीं मजबूत IT सिस्टम और उसके लिए वर्कफोर्स ट्रेनिंग पर भी काम करना होगा। इसके अलावा इसके लागू होने के बाद डेटा ब्रीच जैसे संभावित मुद्दे भी उभर सकते हैं। हिंदी माध्यम से UPSC की तैयारी करते हैं आप, तो स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, PT और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSET क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, PT पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो अमृत लाइव कोड यूज कीजिए। 10 जून से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए मुझे। क्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अंतहीन संघर्ष कभी थमेगा? क्या इनके युद्ध विराम का सपना हकीकत बन सकता है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की एक नई पहल की, जिसने इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव रखा है। जानिए कैसे यह प्रस्ताव न केवल गाजा में मानवीय संकट को कम करने का प्रयास करता है, बल्कि इजराइल लेबनान सीमा पर भी तनाव को कम करने और इजराइल की दीर्घकालिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव रखा है। इसमें इजराइल और हमास के बीच तत्काल युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की मांग की गई है। इस प्रस्ताव पर विभिन्न देशों से मतदान का अनुरोध किया गया है। इससे पहले अमेरिका ने गाजा में युद्ध विराम के प्रस्तावों को कई बार रोका था। पिछले प्रस्तावों में अमेरिका ने युद्ध विराम के बजाय ग्राउंड लेवल की बातचीत को प्राथमिकता दी थी। इस वजह से अमेरिका को आंतरिक और वैश्विक स्तर पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने बीते 31 मई को युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए एक नई पहल शुरू की। इसमें 6 सप्ताह का युद्ध विराम प्रस्तावित किया गया। अमेरिका के इस मसौदा प्रस्ताव में हमास से युद्ध विराम को स्वीकार करने और बंधकों की रिहाई की शर्तें भी शामिल हैं। इसके अलावा गाजा के आबादी वाले क्षेत्रों से इजरायली सेना की वापसी पर भी जोर दिया गया है। यह प्रस्ताव मानवीय सहायता वितरण पर भी बल देता है और इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी हमास पर डालता है। यह समझौता गाजा में मानवीय संकट को कम करेगा और इजराइल लेबनान सीमा पर तनाव को कम करने में मदद करेगा। इससे अरब पड़ोसियों के साथ इजराइल के संबंध सुधरने की गुंजाइश होगी और इसकी दीर्घकालिक सुरक्षा मजबूत होगी। वर्तमान में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहे दक्षिण कोरिया ने इस प्रस्ताव की पुष्टि अभी तक नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने युद्ध विराम पर सहमति बनाने के लिए कई देशों की यात्रा भी की। इससे पहले भी युद्ध विराम के कई प्रयास किए गए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला जिसमें इजराइल को राफा में अपने आक्रमण को रोकने का आदेश दिया गया था। अल्जीरिया ने भी तत्काल युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था। चलिए अगली खबर देखते हैं। लोगों को ठगने के लिए स्कैमर्स QR कोड फिशिंग या फिर क्विशिंग का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं। इसके चलते UPI धोखाधड़ी के मामले 2022 में 15,000 से बढ़कर 2023 में 30,000 हो गए। QR कोड का इस्तेमाल तो आप रोज करते ही होंगे। आपने देखा होगा कि इसमें एक प्रकार का बारकोड होता है जिसे स्कैन करते हैं और आप किसी वेबसाइट या ऐप पर पहुंच जाते हैं।
धोखेबाज इस तकनीक का दुरुपयोग करते हैं और आपको नकली वेबसाइट पर भेजकर आपकी जानकारी चुरा लेते हैं। यह बैंक खातों की जानकारी या पासवर्ड कुछ भी हो सकता है। अब हैकर्स एक नई चाल चल रहे हैं जिसे कंडीशनल QR कोड रूटिंग हमला कहते हैं। इसका मतलब है कि वे एक खास तरीके से QR कोड का उपयोग कर रहे हैं जिससे लोगों को फंसाया जा सके। इसकी पहचान साइबर सिक्योरिटी फर्म चेकपॉइंट ने की है। ये कैसे काम करता है, इसे एक बार देख लेते हैं। स्कैमर्स एक QR कोड बनाते हैं जो देखने में बिल्कुल सही लगता है। जब आप इसे अपने फ़ोन से स्कैन करते हैं तो ये आपको एक नकली वेबसाइट पर ले जाता है। यह बिल्कुल असल वेबसाइट जैसी लगती है क्योंकि इसमें कंपनी का लोगो और आपका नाम भी हो सकता है। आप सोचते हैं कि यह वेबसाइट असली है, इसलिए आप वहां अपनी निजी जानकारी जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स आदि भर देते हैं। इस तरह आपकी सारी जानकारी चोरी हो जाती है। इसके अलावा इस प्रक्रिया में एक वायरस यानी मैलवेयर भी आपके फ़ोन में आ सकता है जो आपके फ़ोन की जानकारी भी हैकर्स तक पहुंचा सकता है। हैकर्स इस चाल का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत ही व्यक्तिगत और सटीक होता है। लोग जल्दी से इस पर भरोसा कर लेते हैं और अपनी जानकारी भर देते हैं। ये हमला बहुत ही जल्दी और बड़े पैमाने पर लोगों को फंसा सकता है। इसलिए किसी भी QR कोड को स्कैन करने से पहले सुनिश्चित किया कीजिए कि वो सुरक्षित है और अगर वो अनजान या संदिग्ध लगे तो भाई स्कैन मत कीजिए। ऐसा करके आप इस तरह के हमलों से बच पाएंगे। QR कोड फिशिंग हमलों से बचने के लिए जागरूकता और सावधानी ज़रूरी है। क्या आपने कभी इस तरह के हमले का सामना किया है? अगर हाँ, तो अपने अनुभव और सुरक्षा उपायों के बारे में कमेंट करके हमें बताइए। आइए अब बात करते हैं आज के टर्म ऑफ द डे की। आज का टर्म ऑफ द डे है निरुक्त। निरुक्त वैदिक साहित्य के यानी शब्द व्युत्पत्ति से जुड़ा शब्द है। यह हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में से एक है। यह भाषा विज्ञान से संबंधित है। कठिन वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु की व्याख्या करने के लिए यास्क ने इसकी रचना की और इसकी रचना का समय 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसे भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसमें शब्दों के अर्थ निकालने के लिए छोटे छोटे सूत्र दिए गए हैं और इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन किया गया है। यदि इसके महत्व की बात करें तो व्याकरण और कल्प की तुलना में निरुक्त अधिक महत्वपूर्ण है। व्याकरण से केवल शब्द का ज्ञान होता है, कल्प से केवल मंत्रों के बारे में पता चलता है, वहीं निरुक्त से शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। चलिए अब देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में 9 लोगों की मौत के साथ 33 लोग घायल हो गए। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली है और पर्यटकों और गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाकर फिर से हमलों की चेतावनी दी है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद 2019 में गठित TRF कई आतंकी हमलों में एक्टिव रहा है, खासकर अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमलों में। यह शुरू में एक ऑनलाइन यूनिट के तौर पर काम करता था। 6 महीने बाद यह एक भौतिक समूह में बदल गया। वर्तमान में यह कश्मीर में सबसे सक्रिय आतंकी समूहों में से एक है। यह मुख्य तौर पर लश्कर के फंडिंग चैनलों का इस्तेमाल करता है। भारत ने आधिकारिक तौर पर 2023 में TRF को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया था। सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। इसका ऐलान पीलीभीत टाइगर रिजर्व की 10वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान किया गया। दरअसल सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य में बाघों की आबादी के सबूत मिलने के बाद ही इसे टाइगर रिजर्व बनाने की बात शुरू हो गई थी। पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर और बिजनौर के बाद यह राज्य का 5वां बाघ अभयारण्य होगा। सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य 452 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इसमें 232 स्क्वायर किलोमीटर को कोर एरिया और 220 स्क्वायर किलोमीटर को बफर जोन के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। इसमें बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा जिले शामिल हैं। आपको बता दें कि किसी भी राज्य द्वारा एक नया टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद ही घोषित किया जा सकता है। CSIR भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने क्लोरेला ग्रोथ फैक्टर पर एक नई खोज की है। इसके मुताबिक अमीनो एसिड कंपोनेंट से भरपूर और बेहतर प्रोटीन गुणवत्ता वाले क्लोरेला ग्रोथ फैक्टर मानव और पशु आहार में प्रोटीन का वैकल्पिक स्रोत मुहैया करा सकते हैं। क्लोरेला ग्रोथ फैक्टर सूक्ष्म शैवाल क्लोरेला सोरोकिनियाना से प्राप्त एक प्रोटीन युक्त अर्क है, जिन्हें खाद्य और चारा के लिए एक आदर्श कंपोनेंट माना जाता है। ये खास तौर पर क्लोरेला के कोशिका नाभिक में पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होते हैं। इनमें पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, विटामिन और खनिज सहित कई फायदेमंद कंपोनेंट होते हैं।
सूक्ष्म शैवाल को कम इस्तेमाल होने वाली फसलों के तहत शामिल किया जाता है। ये बहुत छोटे एक कोशिकीय जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण के जरिए ही सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इनमें कई बायोएक्टिव यौगिक होते हैं जिनका व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सूक्ष्म शैवाल जैव ईंधन के भी नवीकरणीय स्रोत माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ का उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व रिमोट सेंसिंग और ड्रोन मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल कर एक परियोजना शुरू करने की तैयारी में है। इस परियोजना की कुल लागत 2,85,000 रुपए है। यह परियोजना मूलतः इंद्रावती सीता नदी उदंती सुनाबेड़ा टाइगर कॉरिडोर की निगरानी के लिए शुरू की जा रही है। इसके जरिए गलियारे के भीतर भूमि और पानी में नकारात्मक बदलावों की पहचान की जाएगी। यह 2010 से 2023 तक के बदलावों को कवर करेगी। साथ ही इसके जरिए अतिक्रमण और अवैध शिकार के खिलाफ अभियान भी शुरू किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस मौके पर पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के कई नेताओं ने हिस्सा लिया। इसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे शामिल हुए। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार नियुक्त होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 कार्यकाल के लिए 2014 से प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया। उनके नाम अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में ग्रीन अमोनिया के उत्पादकों के लिए रिक्वेस्ट जारी की है। यह रिक्वेस्ट हाइड्रोजन ट्रांजिशन कार्यक्रम के रणनीतिक मोड के तहत जारी हुई है। इसके तहत उत्पादन और आपूर्ति के लिए ग्रीन अमोनिया की मौजूदा क्षमता 5.39 लाख मीट्रिक टन सालाना के लिए बोली लगाई जाएगी। उत्पादित ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति उर्वरक कंपनियों को की जाएगी। हाइड्रोजन ट्रांजिशन कार्यक्रम नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लागू किए जा रहे राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है। स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत जनवरी 2023 में हुई थी। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्निपथ योजना को सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए 2021 में शुरू किया गया था। इसमें चयन के लिए आयु सीमा 17.5 यानी 17.5 साल से 21 साल है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा? आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, अंतरिक्ष मिशन तृष्णा पर इसरो किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? फ्रांस, इंग्लैंड, रूस या फिर अमेरिका? सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांस। अगला प्रश्न था, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन पहली बार कब किया गया था? 2017, 18, 19 या फिर 20? सही जवाब है ऑप्शन सी, 2019। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उसके जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही बुलेटिन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।